नमस्कार, शतरंज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। HN 24/7 देख रहे हैं आप। नगर निकाय चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण का प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया। इस चरण में 38 जिलों में 6,929 पदों के लिए 11 मई को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव मैदान में 39,146 उम्मीदवार हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पद पर 83 उम्मीदवार और 581 पार्षद पद पर 3,840 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसी तरह से 95 नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर 969 उम्मीदवार हैं। नगरपालिका परिषदों के 2,520 सदस्यों पर 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायतों के 267 अध्यक्षों के पद के लिए 2,942 उम्मीदवार और नगर पंचायतों के 3,459 सदस्य पद के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में। अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोई में 11 मई को अंतिम चरण का मतदान होना है। तो 38 जिलों में अंतिम चरण का मतदान होना है। 6,929 पदों के लिए किया जाएगा मतदान। उनतालीस 146 उम्मीदवार चुनाव मैदान में इस वक्त हैं। लेकिन इन सब के बीच में देखिए, मतदान होने हैं, लेकिन इस सब के बीच में अगर हम बात करें बयानबाजी की, तो बयानबाजी खूब जमकर हुई है और जिसको जो समझ में आया अपने पार्टी को हित में बात करने के लिए या बयान देने के लिए उसने वो बयान दिया। चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे CM योगी हों, चाहे डिप्टी CM हो, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, नंद गोपाल नंदी, अखिलेश यादव, सबने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी कैसे बेहतर है औरों की पार्टी से। वहीं दूसरे चरण के मतदान में लास्ट टाइम में अखिलेश यादव जनसभा को उन्होंने संबोधित किया और लास्ट टाइम में वो कई जगह पर पहुंचे हैं। बीजेपी ने कई बार आरोप भी लगाया कि जब जहां उनकी पत्नी का इलेक्शन था तब वो वहीं पर डटे थे, लेकिन आज वो कहीं दिख नहीं रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल या निशान बीजेपी पर खड़े किए। उन्होंने कहा कि हम बात बेरोजगारी की करेंगे तो फिर ये तमंचे की बात करेंगे, हम बात स्वास्थ्य की करेंगे तो ये तमंचे की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे तो ये तमंचे की बात करेंगे, हम सड़कों की बात करेंगे तो हम ये तमंचे की बात करेंगे। इसी बीच में एक और बयान काफी वायरल हो रहा है अखिलेश यादव का। शाइस्ता परवीन को माफिया संज्ञा दिए जाने पर काफी नाराज दिखे। उन्होंने कहा एक महिला को माफिया की संज्ञा क्यों दी गई, इसको लेकर भी सियासत तेज है। तो कुल मिलाकर इस चुनाव में अतीक अहमद लॉ एंड ऑर्डर को खूब भुनाने की कोशिश की गई है। बीजेपी ने भी भुनाया है। इसके अगेंस्ट विपक्ष ने ये बताने की कोशिश की गई कि लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब सवाल यह है कि सब अपने अपने मुद्दे लेकर जनता के बीच में गए हैं, लेकिन उन मुद्दों को कितना कोई भुना पाया है, ये सोचने और समझने वाली बात है। तो निकाय चुनाव के दूसरे व अंतिम चरण का प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो गया।
इस चरण में 38 जिलों में 6,929 पदों के लिए 11 मई को मतदान होगा। इसके लिए चुनाव मैदान में 39,146 उम्मीदवार हैं। राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने बताया कि दूसरे चरण में 7 नगर निगमों के महापौर पद पर 83 उम्मीदवार हैं। 581 पार्षद पद पर 3,840 उम्मीदवार मैदान में। इसी तरह से 95 नगर पालिका परिषदों के अध्यक्ष पद पर 969 उम्मीदवार, नगर पालिका परिषदों के 2,520 सदस्य पद पर 13,315 उम्मीदवार मैदान में हैं। नगर पंचायतों के 267 अध्यक्षों के पद के लिए 2,942 उम्मीदवार और नगर पंचायतों के लिए 3,459 सदस्य पद के लिए 17,997 उम्मीदवार मैदान में हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र व भदोई में 11 मई को अंतिम चरण का मतदान होना है। तो 38 जिलों में मतदान होने हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना हो गई हैं अपने अपने जगह, जहां उनको जाना है उनको भी रवाना कर दिया गया है। और सुरक्षा की बात की जाए तो जो प्रशासन है सभी जगह पर जहाँ जहाँ चुनाव होने वहाँ पर पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो। जो अराजक तत्व है उस पर भी नज़र रखी जा रही है। यहाँ तक कि प्रत्याशियों को भी हिदायत दी गई है कई जगहों पर कि भाई आप अगर आ रहे हैं तो आप पोलिंग बूथ पर अकेले आइए, अपने समर्थकों के साथ आने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आप 100 मीटर दूरी पर रहें, ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि पिछले बार देखा गया है फर्स्ट फेज़ में कि किस तरह से कई जगहों पर अराजकता सामने आई थी, कहीं पर फर्जी वोटिंग हो गई थी, कई लोग पकड़े भी गए थे, कहीं पर हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली थी। तो इन सब को देखते हुए, इन सब के मद्देनज़र प्रशासन ने भी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है, हर एक बूथ को छावनी में तब्दील कर दिया गया है जहाँ जहाँ निकाय चुनाव होना है। जो पोलिंग पार्टियां हैं उनके लिए भी रहने खाने की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। तो 38 जिलों में मतदान होना है, लेकिन इन सब के बीच में देखिए काफ़ी कुछ देखने को मिला है। फर्स्ट फेज़ से लेकर सेकेंड फेज़ तक जो बयानबाजी है काफ़ी चरम पर रही है। एक दूसरे पर काफ़ी छीटाकसी कसी गई है। जहां एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने, जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि साइकिल पंचर हो गई है और उसमें अब कुछ नहीं बचा है। वहीं बीजेपी पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा कि अगर हम कोई बात करते हैं तो ये तमंचे की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात की जा रही है, बीजेपी की तरफ से की गई। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह देखने को मिली कि बीजेपी का उत्तर प्रदेश का पूरा कुनबा लग गया था इस निकाय चुनाव में। मतलब इस निकाय चुनाव को ऐसा नहीं लग रहा था कि एक निकाय चुनाव है, एक लोकल बॉडी का चुनाव है। ऐसा लग रहा था कि आप विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है बीजेपी और उसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हमारे साथ तीनों मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। डीपी यादव जुड़ चुके हैं, सपा नेता हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है एचएनएन में। सबसे पहले हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी आपका रुख कर लेते हैं। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, कल दूसरे चरण का मतदान होना है। फर्स्ट फेज का चुनाव खत्म हो गया है, जहां बीजेपी का दावा है कि नहीं वो आगे है फर्स्ट फेज में, और वहीं दूसरी तरफ सपा कह रही है नहीं जी हम आगे हैं। वहीं सेकेंड फेज में भी बीजेपी पूरी जो है जी तोड़ मेहनत की है उसने,
और कह रही है नहीं जी हम सुपड़ा साफ कर देंगे सपा का। देखिए, लोकतंत्र में जनता जनार्दन के प्रति जवाबदेही और जनता जनार्दन के सरोकारों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता भारतीय जनता पार्टी सुनिश्चित करती है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान करते हुए जनता जनार्दन से संवाद के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता जनता जनार्दन के बीच जाता है, उनसे मिलता है, उनसे संवाद करता है, अपनी पार्टी की रीति नीति, सरकार के काम, हमारा विजन क्या है। हम अगर स्थानीय निकाय के चुनाव में हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दोनों उप मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जनता जनार्दन के साथ संवाद कर रहे हैं, तो हमारा जो विजन है, जो काम है, वो भी हम बता रहे हैं। जो सुशासन साकार हुआ वो भी बता रहे हैं। और लोकतंत्र में परिणाम जनता के हाथ में होता है। समाजवादी पार्टी तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही अपनी सरकार बना चुकी थी। आज भी वो कह रहे हैं। तो वो हो सकता है कि कल्पना करते हों या भविष्यवाणी करते हों, लेकिन भविष्य का निर्धारण जनता जनार्दन ही करती, वही विधाता है लोकतंत्र। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी एक एक नागरिक के प्रति पूरे सम्मान करती है, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं का सम्मान करती है और लोकतंत्र के जो जिम्मेदारी है राजनीतिक दलों की, उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई सामंती व्यवस्था नहीं है कि हम अपने घर से, अपनी कोठी से ट्वीट करके या 2-4 जगह हम टोकन जा करके हम, हमारा काम है जनता के बीच जाना। ठीक है। हमारा काम है जनता से संवाद करना। ठीक है हरिचंद श्रीवास्तव। और जनता जनार्दन के विश्वास के भरोसे ही हम ये कह सकते हैं, ठीक है, कि भारतीय जनता पार्टी डीपी यादव जी में बड़ा स्कोर खड़ा करना। डीपी यादव जी देखिए, हरिचंद श्रीवास्तव जी ने साफ कहा कि भाई हम लोग घर में बैठकर ट्विटर नहीं खेलते हैं। हम लोग जनता के बीच में जा रहे थे, जनता को हम अपने मुद्दे बता रहे थे, जनता को हम बता रहे थे कैसे हमने सुशासन दिया है और पहले क्या कुशासन था। इसलिए जनता जो है बीजेपी को पसंद करती है। लेकिन बात यहाँ पर डीपी यादव जी ये है कि इतने कम समय में आप लोग, समय तो काफ़ी मिला लेकिन जो कम समय रहा अखिलेश यादव का, वो कुछ खास उतना नज़र नहीं आया। वो जो जनता में एक उत्साह भर, जो बात होती है कि उत्साह भर जाता है अखिलेश यादव को देखकर, वो चीज़ दिखी नहीं। वो तमंचा करते रहे, लेकिन जनता का तो मूड कुछ और रहता है ना, कि जनता पूछती है आप हमारे पास क्या लेकर आए हैं, हम आपको किस लिए वोट करें। बात तो यहाँ पर ये है, आप कुछ बता ही नहीं पा रहे। आप कह रहे हैं हम जी उनसे बोलते हैं तो कहते हैं तमंचा, हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं तमंचा। तो ऐसे क्या लग रहा था कि आप लोग को वोट मिल जाएगा? देखिए मनीष जी, निश्चित रूप से जो ये 2023 का नगर निकाय का चुनाव है, वो लोकसभा का जो 2024 का चुनाव आ रहा है उसका एक लिटमस टेस्ट है। इसी के पृष्ठभूमि पर 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो कहीं ना कहीं लड़ा जाएगा। और उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो देखिए, ये कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है, जो दिल्ली का कहीं ना कहीं केंद्र की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश से होकर के जाती है। आप देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, क्या भारतीय जनता पार्टी ने सारे वादों को पूरा कर दिया? चाहे वो नौकरी देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी बनाने की। क्योंकि ये नगर निकाय का चुनाव है, ये नगर की सरकार है, नगर में जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो चुस्त दुरुस्त हैं? हम लोग लखनऊ में रहते हैं, आप देख लीजिए लखनऊ के जो मोहल्ले हैं, जो सड़कें हैं, उनकी साफ सफाई की स्थिति क्या है, सड़कों के हालात क्या है। लखनऊ राजधानी में आप चले जाइए किसी मोहल्ले में तो आप स्वयं देख सकते हैं कि वहां पर सड़कों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। ये हालात है लखनऊ के। पार्कों की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं जो छिड़काव होता है वो नहीं हो पा रहा है, नालियां बजा रही है लखनऊ में, इंटरलॉकिंग की जो व्यवस्था होती है रोड के किनारे, यही सारे तो नगर निकाय के काम है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जबकि यहाँ पर ज्यादातर लखनऊ में काफी समय से जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर हैं, और उत्तर प्रदेश में 6 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है, केंद्र में भी 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं से भी किसी भी मुद्दे पर खरी नहीं उतर रही है। आप देखिए, स्मार्ट सिटी की बात करिए आप, स्मार्ट सिटी में जो पैसा आया था खर्चा करने के लिए, नगर को जो है कहीं ना कहीं विकास करने के लिए, उसका जो है ये 25% भी धन खर्चा नहीं कर पाए हैं। अभी एक दिन मुख्यमंत्री जी ने बैठक लिया था, उसमें ये बात सामने निकल करके आई। तो सरकार का इकबाल कहाँ है, सरकार की जवाबदेही कहाँ है? वो पैसा क्या वापस चला जाएगा ऐसे ही केंद्र सरकार को? तो भारतीय जनता पार्टी गंभीर नहीं है नगर निकाय के चुनाव, कहीं कहीं नगरों के विकास को लेकर के, जिसका कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को जवाब इस चुनाव में देना पड़ेगा। और कल जो चुनाव होने जा रहा है, ये निश्चित मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेमे इसको लेके बहुत खलबली है। ये उल्टा बयानबाजी क्यों दे रहे हैं, चाहे इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चाहे अन्य मंत्री, कि इस चुनाव को जो मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे सड़क का है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, साफ सफाई की है, उससे कहीं न कहीं जनता का ध्यान भटकाया जाए। ठीक है स्वामीनाथ जायसवाल जी, बात कर लें कांग्रेस की, तो देखिए अभी जो हम लोगों ने चुनाव देख रहे हैं अभी तक, और जहां तक हम लोगों ने अपने संवाददाताओं से भी बात की है, कई बार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, तो कहीं ना कहीं जो हर जगह जो है, अगर लड़ाई की बात करें तो सपा और बीजेपी, सपा बीजेपी। और यहाँ पर देखिए, कम से कम अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले ही अखिलेश यादव चुनाव मैदान में कम से कम उतरे, लेकिन आपके यहाँ कोई बड़ा चेहरा आने के लिए तैयार ही नहीं था यूपी में, वो कर्नाटक तक ही सीमित रह गया। और जिस तरह से एक कांग्रेस को दिखना चाहिए एक मजबूती के रूप में, वो दिखी नहीं। तो क्या आप लोग आश्वस्त है कि नहीं, हमें निकाय चुनाव पर फोकस उतना नहीं करना है, हमें आएंगे जब लोकसभा चुनाव तब हम फोकस करेंगे, जब हमारी नेता यहाँ आएंगी तब हम फोकस करेंगे? क्यों उस हिसाब से आप लोगों की जो हिस्सेदारी है वो नहीं दिखी है जमीन पर? जी, निकाय चुनाव है, यहाँ प्रदेश की कार्यकारिणी बहुत मजबूती से अपना सारे काम कर रही है, और प्रदेश के नेता हमारे हैं। और कांग्रेस का विचारधारा सबको मालूम है, 138 साल पुरानी पार्टी है, और जिस तरह से बुलडोजर बाबा और ये सब लैंड एंड ऑर्डर की बात कही जा रही थी, तो बड़े बड़े दिए गए तगमे, लेकिन विकास की बात एक बार भी नहीं कही जाती है उत्तर प्रदेश में। जो पिछले सरकार में 5 लाख नौकरी की बात बाबा कहे थे, वो नौकरी का पूछा गया कि कहाँ सरकारी नौकरी, आप आंकड़ा दीजिए, आप 10 लाख प्रतिवर्ष नौकरी का बात करते हैं, लेकिन युवा बेरोजगार है, तभी तो पलायन करके दूसरे प्रदेश में जाते हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो विकास दिखनी चाहिए, विकास नहीं है, बस एक ही प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि हमारे बाबा बुलडोजर बाबा है और जहाँ चाहे बुलडोजर चलवा देंगे। विकास, तभी तो भाजपा का पूरा कुनबा लगा हुआ था, डरा हुआ था, तभी तो पूरा प्रचार में पूरा ताकत झोंक दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी यानी दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय नेता तक वहाँ पंचायत तक चुनाव किए, नगर पालिका में पूरा ताकत दिखाए। इसलिए जो डरा रहता है उसको ताकत की जरूरत है। अब कर्नाटक चुनाव की बात कहे तो ये लोग काम भरोसे नहीं भगवान भरोसे चलते हैं। वहाँ बजरंग दल की बात कही गई, बैंड करने की, पीएफआई बैंड करने की बात कही गई, तो बजरंग बली को ताला लगाने का बात करते हैं। और श्री राम सेना यही बंद कर बैंड करा दिए थे गोवा में। तो ये लोग कथनी और करनी में अंतर है। जनता बाखूबी समझती उत्तर प्रदेश का किसके हाथ में स्वर्णिम विकास होगा। उचित है कि जनता ही जवाब देगी। आज का चुनाव का परिणाम, कल भी वोटिंग है, ये आएगा, परिवर्तन का लहर है पूरे देश में। अभी लोगों के विचारधाराओं से लोग अलग, महंगाई से, लोकल में ये है गैस सिलेंडर का भाव, महंगाई की बात, नाली, सड़क और सुरक्षा, और उसके बाद बिजली, यही लोकल मुद्दा होता है नगर पालिका में। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना प्रसाद जी, लेकिन आप लोग राष्ट्रीय मुद्दा तो है नहीं। लेकिन स्वामी प्रसाद जी, ये मुद्दों को आप लोग उठा कहाँ पा रहे हैं सही से? ना आप लोग मुद्दे उठा पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं। ये कैसे, मतलब अगर ना आप मुद्दों को उठाए पाएंगे, ना आप सही तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे जनता के बीच में, तो कैसे होगा? देखिए, बीजेपी स्ट्रेटेजिक रूप में आप माने ना माने बहुत तेज है इस वक्त, आप लोगों से वो काफी आगे निकल चुकी है। आपने कहा बजरंग दल को बैन करने की, मैं कर्नाटक का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आप वहां तक पहुंच गए। बोलिए ना, बोलिए। आपने कहा बजरंग दल को बैन करने की, ठीक है, उसने पकड़ लिया कि आपने बजरंग दल को बैन करना है, तो स्ट्रेटेजी उसने अपना ली कि अब चुनाव हम किस फेस में लड़ेंगे।
तो बीजेपी उस फेज में आ गई चुनाव देखिए, लड़ने के। भाजपा के पास कोई मुद्दा मनीष जी नहीं है। वो लैंड एंड ऑर्डर का बात करते हैं, जो हुआ घटना आप देख ही रहे हैं कि उनके सुरक्षा व्यवस्था में बदमाश आते हैं, गोली चला देते हैं और एक टारगेट बना के एक ही को अपराधी मानते हैं। वहां पर वहीं के जो भूषण यानी शरण सिंह जो है, बृजभूषण भगवान शरण संघ सिंह, का जो बेटियां आज देश में सांसद। गोल्ड मेडल लाई है और आज अपने उनके जैसे सेंगर जैसे विधायक सिमैया नींद जैसे, ये भाजपा का ही पूरा कुनबा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारियों की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन भाजपा से सुरक्षित होने के लिए बेटी न्याय मांगती चल रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती वो करती नहीं है, कहती है तो करती नहीं है। उनका मंसूबा यह है, वो उत्तर जैसे कर्नाटका में प्रधानमंत्री ऐसे प्रचार कर रहे थे 26 किलोमीटर का रोड शो, लेकिन वहां का जनता बाखूबी समझदार है और जवाब दे रही है कि आप चाहे कितना हो झूठ बोल लो, प्रोपगंडा 40% भ्रष्टाचार में युक्त सरकार अब उससे मुक्ति चाह रहा है कर्नाटका का। उसी तरह लेकिन सर, लेकिन उत्तर बड़े प्रदेश, बड़े प्रोपगंडा लैंड एंड ऑर्डर की बात स्वामीनाथ जायसवाल जी, अब इस बात को समझना बहुत जरूरी है। एक चीज स्वामीनाथ जायसवाल जी, एक इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि एक स्टार प्रचारक के रूप में सीएम योगी का नाम सबसे ऊपर रहता है। वो कर्नाटक भी गए थे और यहाँ पर भी प्रचार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका आप मानिए कि इसका बहुत इफेक्ट पड़ता है सीएम योगी का। और आपके जो नेता हैं वो उत्तर प्रदेश की दहलीज तक नहीं छू पा रहे हैं। अब आप सोचिए, निकाय चुनाव अब खत्म होने को है, कल दूसरे चरण का चुनाव हो जाएगा। आपके एक नेता जो है दहलीज नहीं छूने को तैयार थे उत्तर प्रदेश की, कि आ जाएं भैया हम लोगों का चुनाव प्रचार कर दें, कम से कम कहने लायक तो हो जाएं। आप लोग दहलीज छूने की कैसी बात कर रहे हैं सर? फिर आप कह रहे हैं कि अगर फिर कुछ हो जाएगा तो फिर सुनिए, ये लोकल मुद्दे की चुनाव थी, नगर पालिका। लेकिन कहाँ रह गया लोकल मुद्दा? कहाँ लोकल मुद्दा रह जाता है स्वामीनाथ जायसवाल जी? सुनिए ना, यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरा ताकत लगा रहे हैं, लैंड एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अपना यानी विकास की बात नहीं कर पाते हैं। अब वहाँ पर प्रधानमंत्री का 3.5 साल से सरकार कर्नाटका में हो, वहाँ विकास की बात न कर और भगवान भरोसे चल रहा है कि भगवान के नाम पर चुनाव लड़ते हैं। पहले प्रभु राम के नाम पर लड़ रहे थे, अब लड़ तो आप भी उसी के नाम पर रहे, लड़ तो आप भी उसी के नाम पर रहे बाद में। हाँ तो वहीं पर गए ना, हाँ तो वहीं पर गए ना। ठीक है, सुनिए मनीष जी, हम काम के नाम पर लोगों के मुद्दे का नाम उसको भी गिना दूंगा। ठीक है, अभी आते हैं स्वामीनाथ जायसवाल जी। ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, ठीक है, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, देखिए सवाल ये है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, पूरा जो बीजेपी का कुनबा है वो लग गया यहाँ पर, और मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम, मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी यहाँ तक कि यहाँ पर आए हैं चुनाव प्रचार के लिए। इसको लेकर भी दिक्कत है सबको कि भाई अब बताइए कि क्यों सब लोग लग गए। तो कहीं आप लोग को डर था क्या हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी कि अगर हम लोग का पूरा कुनबा नहीं लगेगा तो हम लोग हार जाएंगे और हम लोग वो प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे? हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, डरे हम लोग नहीं थे, डरे दल हैं जो जनता के बीच जनता को फेस करने में घबरा रहे हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां से सबसे ज्यादा पार्लियामेंट के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, असेंबली के लिए चुने जाते हैं, और सपा बसपा की तो आधार भूमि ही है उत्तर प्रदेश। लेकिन इनके नेता उत्तर प्रदेश में इनकी उपस्थिति देखिए तो आप खुद ही देख सकते हो, कांग्रेस पार्टी हो या सपा हो या बसपा हो। तो अगर घबराहट इनमें नहीं थी तो जनता के बीच गए क्यों नहीं? और अगर ये अपने को राजतंत्र में भरोसा करते हैं, लोकतंत्र की परिभाषा क्या है, जनतंत्र की परिभाषा क्या है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा। तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, वो लोकतंत्र की जनतंत्र की लेटर एंड स्पिरिट के साथ सम्मान करता है। ठीक है हरिश्चंद्र जी, आते हैं आपके पास सर, आते हैं, हमारा वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, तो देखते रहिए एचएन न्यूज़।
ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। तो नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का जो मतदान होना है वो 11 मई को होना है, यानी कि कल होना है। इसको लेकर सुरक्षा के भी चाक चौबंद व्यवस्था किए गए हैं। सभी पार्टियों ने अपना पूरा जी तोड़ मेहनत किया है ताकि वो बेहतर प्रदर्शन कर सके और जनता के बीच में वो आ सके एक बार फिर से। चाहे कांग्रेस हो, बसपा, सपा, इन लोगों के लिए एक चुनौती रही, क्योंकि 2017 में बीजेपी रही है और चुनौती ये रही कि भाई किस तरह से बीजेपी को हराया जाए। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चुनौती है कि 2017 का जो इन लोगों को फिर से दोहराना है कि किस तरह से 2017 में जीते थे, फिर से एक बार निकाय चुनाव जीतने की इनके लिए भी एक सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि बिना चुनौती के तो ऐसे ही सफलता हासिल नहीं होती है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। डीपी यादव जी, एक बात हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी ने कही है, डीपी यादव जी, कि अगर बात की जाए तैयारी की तो बीजेपी की तैयारी आप लोगों से काफ़ी बेहतर दिखी इस दौरान। आप देखिए आपके यहाँ अखिलेश यादव चुनाव, जब दूसरे चरण का चुनाव हुआ तो वो 1-2 जगह 3 जगह गए, अदरवाइज वो दिखे ही नहीं, जिसका एक जो इफेक्ट है वो पड़ता है चुनाव में, वो दिखता है, वो इफेक्ट दिखता है अगर आपका बड़ा नेता दिखे। लेकिन यहाँ पर आप बीजेपी को देख लीजिए, बीजेपी का पूरा कुनबा उतरा हुआ था। तो आपको लग रहा है कि इसका असर भी चुनाव में देखने को मिलेगा? मनीष जी, निश्चित रूप से चुनाव में नेता का अपीयरेंस बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नेता जब जाता है, जनता से संवाद करता है, जनता को बताता है अपनी नीतियों के बारे में, अपने विचारों के बारे में, जनता किस प्रकार से कहीं ना कहीं जो सरकार इस समय है वो आपसे वादे क्या की थी, वादे कौन से पूरे नहीं हुए, कौन से वादे सरकार नहीं पूरा करना चाहती है, ये सारी बातें चुनाव में होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में ये खूबी तो मैं मानूंगा कि वो चुनाव के प्रबंधन में तेज हैं। जनता से उनको कुछ मतलब नहीं है। हाँ, चुनाव किस प्रकार से जीता जाए, चुनाव में कितना इन्वॉल्व रहा जाए। अगर इस देश में हमेशा चुनाव रखा जाए, केवल चुनाव ही हो, जनता से कोई किसी प्रकार का संवाद न हो, किसी प्रकार से जनता का कोई काम न हो, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें अव्वल साबित होंगे। जब आपको जनता से कुछ काम ही नहीं है, जनता से कोई मतलब ही नहीं है, जनता के सुख दुख में किसी प्रकार से भागीदार ही नहीं होना है, तो जाहिर सी बात है आप चुनाव ही लड़ोगे। आप जनता के लिए केवल चुनावी मशीन समझोगे जनता को और उसको कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश करोगे। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें एक नंबर में फिट बैठते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और उसके बाद जनता को भूल जाएंगे। जनता डीपी यादव जी, आप मानते हैं कि मतलब आप मानते हैं कि उसमें अव्वल है, मतलब बीजेपी अव्वल है। और लेकिन सवाल देखिए, सुनिए डीपी यादव जी, अंततः मुद्दा यही आता है, चुनाव लास्ट में चुनाव ही मुद्दा आता है और इस चीज को फिर बीजेपी जीत कर चली जाती है। अच्छा, अब की बार अगर आप लोग के पक्ष में नहीं होती है चीजें, तो आप लोग क्या दोष किसको देंगे? अपने आप को देंगे या फिर आप ईवीएम और ये जो बैलेट पेपर से जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसको देंगे? देखिए मनीष जी, दोष किसी का नहीं है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से क्षणिक और तात्कालिक मुद्दों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी, मैं फिर से कहूंगा कि जनता का ध्यान बटा लेती है, इधर उधर कर देती है। जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, आप लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं सीख पा रहे हैं डीपी यादव जी? हमको कहना नहीं ना जनता को, हमको तो देखिए चुनाव में हार जीत अपने जगह पे है, लेकिन जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। बीजेपी जा रही है, वो तो भाई बोलेगी ना कि देखिए हम तो देखिए क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो बोलेगी ठीक है, वो बताएगी कि ये देखिए हमने कितने एम्स दे दिए हैं, पहले क्या थे और अब क्या है, हमने कितने एयरपोर्ट दे दिए हैं, बीजेपी बताएगी ना मनीष जी। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आप देखिए लखनऊ में एक भी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी हो भारतीय जनता पार्टी ने, और इन्होंने नाम बदल दिया केवल अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय। वो भी कहाँ चल रहा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहीं ना कहीं जो आयुर्विज्ञान संस्थान है उसकी बिल्डिंग में चल रहा है। तो ईंट तो इन्होंने रखा नहीं, कोई काम तो इन्होंने किया नहीं। कैंसर इंस्टीट्यूट का जो पहली सपा सरकार में खुला था उसका नाम बदल के कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट कर दिया। मेडिकल कॉलेज वही पुराना है, बलरामपुर हॉस्पिटल वही पुराना है, लोकबंधु राजनारायण हॉस्पिटल वही पुराना है। बैठे हुए हैं हमारे हरीश श्रीवास्तव जी, ये तो बहुत जानकार और बुद्धिमान है, और मैं इनकी गणना भारतीय जनता पार्टी के झूठे नेताओं में भी नहीं करता हूं, प्रवक्ताओं में। ये सही बता दें कि लखनऊ में कितने हॉस्पिटल बनाए
है भारतीय जनता पार्टी ने, और पूरे प्रदेश की बात आप छोड़ दीजिए, केवल मैं राजधानी लखनऊ की बात कर रहा हूँ। मतलब आप सिर्फ लखनऊ लेंगे, प्रदेश की जनता का विकास नहीं हुआ, आपको ऐसा लग रहा है? जब राजधानी में नहीं हुआ तो आप उत्तर प्रदेश के और बात और पूरे प्रदेश की बात ही छोड़ दीजिए। ठीक, हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी जवाब दे दीजिए सर। मुझे लगता है कि यादव जी या तो उत्तर प्रदेश में रहते नहीं है, कहीं बाहर रहते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश की उनको जानकारी नहीं है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश को वो बखान कर रहे थे, अगर उनको लगता है कि शहरी गरीबों को मकान देना जन सरोकार नहीं है, शहरी गरीबों के घर पे शौचालय बनाना, उनके घर पे बिजली पहुंचाना जन सरोकार नहीं है, गरीबों के को निःशुल्क अन्न देना और ठेले खोमचे वालों तक को उनके व्यापार व्यवसाय के लिए आर्थिक अनुदान देना, सारी एमएसएमई जो है, छोटी जो लघु इकाइयां हैं उद्योग की, उनको आर्थिक रूप से मजबूती प्रदान करना, महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को बड़ी तादाद में रोजगार देना, उत्तर प्रदेश के सभी डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर मेडिकल कॉलेज बनाना, अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना नहीं है। और ये कह रहे थे कि लखनऊ गड्ढे में है, मुझे तो, मैं तो चुनौतीपूर्ण ढंग से कह रहा हूँ, आपका भी चैनल है, आपके भी रिपोर्टर वहाँ होंगे ही, एक भी रोड अगर ऐसी है दिखा दे लखनऊ में। जी सर, आइए मैं दिखाऊंगा। बात करना और लोगों को गुमराह करके अगर हम सोचते हैं कि हम जनता का दिल जीत लेंगे, तो मुझे तो नहीं संभव दिखता ये बातें। अब वो ठीक बात है कि समाजवादी पार्टी ऐसा सोच रही है, तो उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप मुझे बताइए कि इतनी आजादी को 75 साल होने को है, क्या किसी ने सोचा कि गरीबों को घर बिजली कैसे पहुंचेगी? जिन 18,000 गाँव में बिजली अब तक पहुंची नहीं थी, वहाँ छोटे छोटे मजरों तक में तो बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, और बड़े उस शहरों को छोड़ के पूरा प्रदेश अंधेरे में पड़ा रहता था समाजवादी पार्टी कार्यकाल में। आज अगर गांव-गांव छोटे छोटे मजरों में भी बिजली के बल्ब जल रहे हैं, किसानों को भरपूर खेत में सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है, तो ये अगर उनको लगता है कि जन सरोकार नहीं है, तो मुझे लगता है कि अब मैं तो लोकतंत्र की और कोई परिभाषा है, जन सरोकार की और कोई परिभाषा नहीं समझता। तो जिस तरह से एक संवेदनशील मुखिया के रूप में आदरणीय मोदी जी और योगी जी जन जन की चिंता करते हैं, और उनके कल्याणकारी कार्यों को लेके, योजनाओं को लेकर के, उसके क्रियान्वयन को लेके जितना अहर्निश परिश्रम करते हैं, उसको जनता जनार्दन सराहती है। यही कारण है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र बखान कर रहे थे, अगर वास्तव में ऐसा होता तो 14, 17, 19 और 22 के लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का, ठीक है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, देखिए जो स्वामीनाथ जायसवाल जी बीजेपी देखिए अभी बोल भी रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, अब किसी को ना दिखे तो भैया उनकी गलती है, हम तो काम कर रहे हैं और हम उसी पर वोट मांग रहे हैं, और इसीलिए वो 4 बार से जीत रहे हैं। और तो आपको लग रहा है कि निकाय चुनाव में आप लोग कुछ कर भी पाएंगे? लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिस तरह से हरिश्चंद्र जी का नाम है हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र तो कितने जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र कितने दान पुण्य वाले थे। यही उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जिस तरह से लाशों का भरमार और जिस तरह से दबाया गया रेतों में लाश, ये मेडिकल व्यवस्था बता रहा है। जिस तरह से ऑक्सीजन के लिए मौतें हुआ, वो सुनिश्चित कहाँ ने किए कि आज तक वो व्यवस्था कैसे हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिला। पलायन सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के लेबर होते हैं, वहाँ मनरेगा का भी पैसा काट दिया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लैंड एंड ऑर्डर का बात करते हैं, वहाँ अपराधी घुस के गोली चला देता है, और वहीं के सारे विधायक से लेके पूर्व मंत्री तक महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, वही रेप करते हैं चिन्मयी आनंद और सेंगर जैसे विधायक भाजपा की। तो भाजपा लैंड एंड ऑर्डर और नारी सुरक्षा की बात उनसे अच्छा नहीं लगता है। जिस तरह से विकास की बात कर रहे हैं, 5 साल तक माननीय योगी जी जिस तरह से सड़क, बिजली, पानी की बात नहीं कहे, खाली बुलडोजर की बात चर्चा होती रही, लैंड एंड ऑर्डर की बात करते रहे। लेकिन यहाँ पे अगर देखिए, बनारस माननीय प्रधानमंत्री का एरिया है, और बनारस के हर गलियों में जाके देखिए, वहाँ लाइट बत्ती गुल भी चल रहा है, और जिस तरह से पानी भराव है, नाली साफ नहीं है। स्वामीनाथ जायसवाल, ये सारे मुद्दे आप लोग उठा चुके हैं, आप लोग कई चुनाव में मुद्दे उठा चुके हैं, लेकिन मुंह की खानी पड़ती है आप लोगों को।
देखिए, नगर निकाय चुनाव लोकल मुद्दे पर होता है, सड़क, लेकिन इस नाली बार है ही और नहीं, इस बार बिजली, तो लोकल पानी, मुद्दा कुछ ये रहा ही सारा नहीं में है बिजली, पानी सारा गुम है। जिस तरह से ना। घर इस देने बार की तो बात लोकल कहे मुद्दा तो रहा ही नहीं। प्रधानमंत्री देखिए, पहला बार आपको भी घर नहीं मालूम दे है रहे हैं। स्वामीनाथ जायसवाल जी, मनीष जी सुनिए, अब सुन मैं लीजिए आपको एक मनीष छोटा जी। से उदाहरण दे रहा हूं बस। आपको भी मालूम है मेरा कर्नाटक बात तो चुनाव की पूरा शुरुआत कैसे हुई थी। मैं इसलिए क्योंकि वहां पर अभी चल रहा था, अभी आज वोटिंग हो रही है। कर्नाटक चुनाव की शुरुआत कहां से हुई? कर्नाटक चुनाव की शुरुआत हुई कहां से भैया की मुद्दे क्या थे? बेरोजगारी मुद्दा क्या था, पानी बिजली, यही सब था। लेकिन आते आते चुनाव आते आते कहां टिक गया? धर्म पर टिक गया, जो हम लोग रोज देखिए, हमेशा धर्म पर कहते टीका हैं। नहीं, सुनिए और उसके बता रहा बाद हूं। कहां टिक जाता है? मनीष सिंबल जी पर टिक सुनिए, जाती है अब चुनाव। आप आगे उत्तर प्रदेश से कर्नाटक पहुंचे तो मैं आपको उसका दर्शन कराता हूँ। नहीं नहीं, हम वहाँ आपको एक गैस उदाहरण दे सिलेंडर रहे हैं। 1200 रुपया का मिल रहा है। सुनिए, 1200 रुपया में पूरे उत्तर प्रदेश से जो आप एक तरफ योजना चलाते हैं कि गैस फ्री में दे रहे हैं, लेकिन वो गरीब के पास 1200 रुपये कहाँ से होगा सिलेंडर बनाने के? जो 14 से पहले 14 तक 400 रुपया का था, 1200 रुपया का हो गया है। और वो सरसों तेल जो 60 रुपया 65 रुपया किलो था, 200 रुपया पे मिल रहा है। वो अदरक 80 रुपया पाव मिल रहा है। ये सरकार में महंगाई पर नहीं कंट्रोल है, लेकिन ये वो बिल्कुल सही बेरोजगारी कह रहे पे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं है। स्वामीनाथ जायसवाल जी, शिक्षा में पेपर इन लीक, मुद्दों को उत्तर क्यों नहीं प्रदेश उठा में पा रहे हैं पेपर आप? लीक हो जाता, आप क्यों नहीं पेपर उठा लीक पा हो रहे हैं? जाता है। सुनिए, और कर्नाटका पे आप आए हैं तो 40% कमीशन लेके वहां पर काम दिया जाता था। खुद मंत्री, मुख्यमंत्री तक और वहां के डिप्टी सीएम तक बोले कि पैसा कमीशन दो और काम लो। पूरा वहां के लोग बता रहे थे कि जिस तरह से कमीशन खोरी की सरकार चली है, उसी चर्चा पर हम लोग चुनाव लड़े हैं। कमीशन 40%, और हम वहां के लोकल मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को क्या अनुदान देना है 3000 रुपया प्रति माह, युवा जो बेरोजगार है, ग्रेजुएशन है, उनको देना है 2500 रुपया, और उसके बाद फ्री बस और संसाधन की व्यवस्था। जिन्होंने पैखाना की बात किया है, टॉयलेट बना दी। और बजरंग दल को बैन करना, ये भी है आप लोग। नहीं, बजरंग दल पीएफआई को बैंड करना, इसलिए बजरंग दल तुरंत पीएफआई देखे तो होंगे ये मनीष जी। कहां सुनिए, पीएफआई लेकर आ जाते हैं आप? बजरंग सुनिए दल को क्यों सुनिए, पहले पीएफआई से वो बजरंग दल का कनेक्ट कर रहे उत्पात हैं? आप उत्तर प्रदेश में ही देखे हैं। ना ना सुनिए ना, पहले, स्वामीनाथ जायसवाल जी, सुनिए पीएफआई को अब आप आइए कैसे पूरा कनेक्ट बात कर रहे हैं तो बजरंग दल से सर? सुनिए 1 मिनट में पहले सुन लीजिए। हाँ। जहां बैंड की बात हुई, वहां जबलपुर में बजरंग दल वालों ने कांग्रेस ऑफिस में घुसकर भूतपात मचाया, तोड़ फोड़, आगजनी कुल किया। आप वो उसको क्या, बजरंग दल बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ गौ हत्या के नाम पर जिस तरह से वसूली करना, मारपीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के अब नेता हो गए, वही बोले थे आप नहीं, मैं यही स्वामीनाथ संबंध जायसवाल जी, अभी आप कह रहे हैं कि क्या नाम, बजरंग दल ये कर रहा, बजरंग दल वो कर रहा, जो कर रहा है, सुनिए मेरी तुरंत बात, किया। आपको देखे नहीं कि आपके लोग होंगे तो पता कर लीजिएगा। अगर जो जबलपुर किया, में कांग्रेस मुख्यालय को आप तोड़फोड़ सुनिए किए, तो स्वामीनाथ और उसके जायसवाल बाद जी, बजरंग दल को बजरंग बली से क्यों जोड़े? और आपको बताना चाह रहा हूँ, शायद नहीं मालूम होगा, मनोहर पर्रिकर, सुनिए स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप बजरंग, आप कह रहे हैं बजरंग दल ने ये किया, बजरंग दल ने वो किया। सुन लीजिए भाई मी फिनिश मनीष जी, मैं बोल रहा हूँ, श्री राम सेना को बैंड कौन किया था? मनोहर पर्रिकर गोवा के सीएम थे, वो भाजपा के थे, शायद आपको नहीं। तो श्री रामचंद्र जी, भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने वाली पार्टी। और सुन लीजिए, जेपी नड्डा बोले 14 से पहले भारत घुटनों पर चल रहा था। यानी भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अवहेलना करना, हमारे देश के जितने शहीद हैं उनका अवहेलना करना, भारत माता का बेइज्जती का, इज्जत का बर्बाद करना, भारत घुटनों पर चल रहा। सुनिए, आपने जिन मुद्दों को लेकर कर्नाटक में गए, सुनिए, जिन मुद्दों को लेकर आप कर्नाटक में चुनाव लड़े, उन्हीं मुद्दों को लेकर आप उत्तर प्रदेश आ गए निकाय चुनाव। 40%, सुनिए, ठीक है, बजरंग दल में पीएफआई से उसका आप लोगों ने जोड़ तोड़ कर दिया कि पीएफआई की तरह बैंड करना चाहिए। उत्पाती संस्था है, उत्पाती संस्था। तो फिर बाद में क्यों नहीं कहा आपने? फिर बाद में क्यों सफाई दी कि नहीं करेंगे? ऐसा हमने कहा ही नहीं है। सुनिए, पहले बजरंग बली से बजरंग दल को जोड़िएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं हम बजरंग दल को बैन करने की बात ही नहीं कह रहे थे चुनाव के अंदर। बजरंग दल की बात कर रहे थे तो प्रधानमंत्री कह रहे थे बजरंग बली को ताला लगा। मतलब कहीं ना कहीं आप लोग भी पका गए थे इन सब चीजों से। ठीक है, अच्छा एक चीज है स्वामीनाथ जायसवाल जी, फैक्ट्री है,
इस इन अरे मुद्दों को भारत लेकर माता आप का सड़कों बेइज्जती पर हुआ, आए। 40-40 शहीदों को शहादत के नाम पर सुनिए, वोट मांगती है भाजपा। सुनिए, इन चीजों को पुलवामा को आप लोग वोट निकाय मांगती है, चुनाव उन्हीं में भी का लेकर आए। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि हत्या कराने वाले भाजपा ही है। सुनिए, ऐसे तो आपके यहाँ अभी गुलाम नबी आजाद की अरे बात भाई, सुन लेंगे तो क्या पुलवामा को होगा। वोट मांग रहे थे कि नहीं मोदी जी? आप पुलवामा सत्यपाल को मलिक को पिछले बहुत साल मान वोट रहे मांग हैं, रहे थे कि गुलाम नहीं? नबी आजाद को मानते हैं, उनकी सुनिए बात आ नहीं, हम जाएगी तो किसी फिर को आप नहीं लोग फिर मानते हैं, बैकफुट पर आ पुलवामा को जाते हैं। मानते हैं। नहीं, पुलवामा गुलाम नबी पर वोट आजाद मांग की रहे थे बातों कि को नहीं? सही ठहराएंगे सर, उनकी बात आ जाती है बैकफुट पर आ पुलवामा जाते पर हैं। वोट मांग रहे थे कि नहीं प्रधानमंत्री जी? ठीक है, पिछले अब बार पुलवामा पर 40 स्वामीनाथ शहीद हुए जायसवाल थे, जी, देखिए जो निकाय 5 चुनाव में एयरक्राफ्ट नहीं दिया गया आप था। लोग अगर यही चीज लेकर आते हैं और आप लोग इसी चीज को लेकर चुनाव नहीं, लड़ाया सत्यपाल मलिक आपने, किस तो फिर पार्टी के हैं? कैसे आप लोग भाजपा के। करेंगे? आप लोग कैसे और गोवा में श्री राम सेना को बीजेपी बैन से कब लड़ाई कर कराया था सकते हैं? भाजपा ने? ठीक है, मनीष जी, मुद्दे की बात करिए। हाँ, श्री राम सेना को बैन कराने वाली भाजपा सरकार। ठीक है, इसीलिए समय आपने श्री कहा हम राम की प्रतिष्ठा नहीं बजरंग दल गई। को बैन करा देंगे। ठीक है, हरिचंद शास्त्री, सवाल जी। ये है सर कि जो लोकल मुद्दे थे, जो एक इस पूरे चुनाव में कि एक लोकल मुद्दा होता है, वो सर आपको ही मालूम है गायब था। सब अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मुद्दे जितने थे वही सब चले हैं और नेशनल मुद्दे पर ही चुनाव लड़ा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी ने लड़ा है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा है कानून पर, और क्योंकि चूंकि कानून व्यवस्था है उस पर लड़ना भी चाहिए। ठीक है, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, जैसे कि जब उठा बजरंग दल का वहाँ मामला उठा, चुनाव में आ गया ये मामला भी कि बजरंगबली को ये लोग ताले में लगाना चाहते हैं। कांग्रेस को घेरा गया, सपा को घेरा गया, तो कहीं ना कहीं जो मतलब नेशनल मुद्दे हैं उनको ले आया गया और बाकी मुद्दे तो फिर गौड़ हो गए, और यही होता है अक्सर। नहीं, देखिए, आप मुझे बताइए कि स्थानीय हो या प्रदेश का हो, देश का हो, कानून व्यवस्था एक ऐसा फैक्टर है जो सभी को प्रभावित करता है, जन जन को प्रभावित करता है। तो क्या आप इसको स्थानीय नहीं करेंगे? स्थानीय निकाय में जो लोग रह रहे हैं, क्या वो कानून व्यवस्था से प्रभावित नहीं होते? बिजली, पानी, या आज जगह जगह फ्लाईओवर बनाए गए, रेलवे क्रॉसिंग पे ऊपरगामी पथ बनाए गए, जो आउटर रिंग रोड बनाई गई ताकि ट्रैफिक कंजेशन दूर हो, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, क्या आप इसको स्थानीय मुद्दा नहीं मानेंगे? इसको डेवलपमेंट में नहीं देखते? शहरों में जहां सीवर की व्यवस्था नहीं थी वहां सीवर डाले गए, सीवर डाले जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। तो ये अगर आप नजरिया क्या है इसको आप देखें। अगर इसको आप स्थानीय मुद्दा नहीं मानते तो मैं तो नहीं समझता कि भाई स्थानीय मुद्दा होता क्या है। शिक्षा, आज आप देखिए कि किस तरह से शिक्षा सत्र रेगुलराइज किए गए, समय से शिक्षा सत्र प्रारंभ होना और समय से परीक्षा होना, समय से रिजल्ट आना, ये क्या मुद्दा नहीं है? तो अब विपक्ष किस दुनिया में रहता मैं नहीं समझता। और पीएफआई को और बजरंग दल को अगर वो इक्वेट कर रहे हैं तो मैं तो कांग्रेस की बुद्धि मुझे तरस आता है। पीएफआई एक तरफ तो कहाँ राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लिप्त है और बजरंग दल जो देश के राष्ट्रभक्ति के लिए काम करता है उससे पीएफआई की तुलना आप कैसे कर सकते हैं? तो अगर कांग्रेस सुसाइडल करने को तैयार, उनसे पूछिए, स्थानीय निकाय की बात कर रहे हैं, क्या उनके पास कार्यकर्ता भी थे जो चुनाव लड़ रहे हो पूरे प्रदेश में? उनको तो खोजे कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे। तो हम अगर यह दल ये समझते हैं केवल तुष्टीकरण की राजनीति करके एक वर्ग विशेष को हम प्रसन्न करने के लिए सारा शीर्षासन कर देंगे और बाकी लोगों को उपेक्षा कर देंगे, तो ये तो लोकतंत्र में संभव नहीं हो पाता। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह डीपी यादव जी कि लास्ट में अखिलेश यादव ने आखिर जो उनके मन में था उन्होंने कह भी दिया कि शाइस्ता परवीन पर माफिया, अगर शाइस्ता परवीन को कहा जा रहा है तो उसको लेकर भी घेर लिया कि एक महिला को माफिया कैसे कहा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, शाइस्ता परवीन को क्या कहा जाए? माफिया नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, बताइए जरा। नहीं तो प्रमाण दे भारतीय जनता पार्टी ना, किस आधार पर किसको माफिया कहना है? केवल भारतीय जनता पार्टी सर्टिफिकेट किस तरह का प्रमाण चाहिए डीपी यादव जी? किस चीज का प्रमाण नहीं चाहिए? तो माफिया का प्रमाण पत्र तो भारतीय जनता पार्टी के है, सबको आपको प्रमाण कैसा चाहिए तो बता दीजिए ना। नहीं देखिए, महिलाओं के सम्मान करने वाली भारतीय जनता पार्टी बात करती है, लेकिन महिला नहीं, जो जिसने उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रच दी, पैसे से लेकर फोन से लेकर सब कुछ रच दिया, ठीक है, आप कह रहे हैं कि महिला
हम उसका सम्मान करेंगे, क्या बात है, हम उस महिला का नहीं, तो सम्मान महिला- करेंगे जो हत्या नहीं, में महिला- आरोपी है, देखिए, उसका सम्मान देखिए, करना चाहिए। मनीष जी देखिए, मनीष जी अभी आपने क्या सवाल पूछा, मैंने इसके पहले जो फेज था उसमें हरीश जी से क्या सवाल पूछा था कि वो एक भी हॉस्पिटल अगर बनवाए हो लखनऊ, नाम बताएं, तो उन्होंने तमाम पोथी पत्रा पढ़ दिया, सब चीजें उन्होंने बांट दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि फला हॉस्पिटल डीपी यादव जाइए, आप लखनऊ में रहते हैं और देख लीजिए मैंने उसको बनवाया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। उन्होंने झूठ बोला कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कें चकाचक हैं, ये लखनऊ में रहते हैं और इनके जो विधानसभा के सामने कार्यालय भाजपा का, उसके सामने की सड़क सही है, लेकिन आप वहीं चले जाइए, चिन्हट चले जाइए, आप दुबग्गा चले जाइए, जो लखनऊ के पेरिफेरी के क्षेत्र हैं, वहां पे सड़कों में गड्ढे हैं। इस बात को हरीश जी को जानना चाहिए। आप कह रहे थे शिक्षा सत्र सही हो गया, समय से रिजल्ट निकल गया, इतना त्रुटिपूर्ण रिजल्ट निकला है उत्तर प्रदेश के जो यूपी बोर्ड का चुनाव जो रिजल्ट घोषित हुआ है कि बार बार उसको कहीं ना कहीं दोबारा रिजल्ट लेकिन घोषित इसको करना डीपी पड़ रहा यादव जी है। इसका तो जवाब आप- नहीं दे पाए आप, माफिया वाला। नहीं तो माफिया का क्यों, आप माफिया क्यों नहीं पकड़ रहे हैं उसको? अगर उसको माफिया नहीं, आप कह उसको रहे हैं तो माफिया कहाँ- कहा जा रहा है, तो इससे अखिलेश यादव को दिक्कत क्या है? नहीं, अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं है, आप है ना? सारे वो माफियाओं तो को बोल जेल में रहे हैं, डालिए। वो तो नहीं, कोई बोल ही दिक्कत रहे नहीं, हैं कोई कि दिक्कत एक नहीं, महिला कहाँ बोल रहे हैं? को एक इसको कैसे किया जाए, क्यों दिक्कत है क्या? कोई मतलब नहीं तो कोई आप साठगांठ है फिर क्या? उसको ले जा करके, मैं कह तो रहा हूँ, उसको ले जा करके प्रमाण सहित उसको सजा दीजिए। आपको चिल्ला क्यों रहे हैं? आप केवल चिल्लाते रहेंगे कि फला नहीं, माफिया है, ठिकाना वो माफिया है। तो पुलिस काम कर रही है, वो तो नहीं तो कहाँ उसको काम कर रही है पुलिस? एक यही संज्ञा तो- दी गई यही माफिया आपत्ति की। है। तो उसमें यही- देखिए सवाल ये है डीपी यादव जी जी। कि आखिर दर्द क्यों हो रहा है अगर उसको माफिया कहा जा रहा है? तो दर्द कुछ भी इसलिए करें, हो रहा है पुलिस वाले कि कुछ भी उत्तर- करें, नहीं, उसको दर्द क्यों हो रहा है? इसलिए- नहीं क्यों क्यों पुलिस वाले कैसे करेंगे? आप इस तरह से एक जिम्मेदार चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं, पुलिस वाले कुछ भी कर देंगे, हवा अरे हवाई भाई, किसी को पुलिस तो उसको कुछ भी पकड़ेगी ही कर ना, देंगे। पुलिस तो उसको नहीं, क्यों नहीं पकड़ेगी, तो पकड़ेगी? पुलिस तो तो कुछ भी पकड़े ना, करेगी, उसको प्रमाण के वो साथ लेकर पकड़े, जाएगी, उसको कोर्ट में प्रमाण- पेश करेगी। हाँ, तो लेकिन पेश करेगी, आपको तो ये कोर्ट बताइए बताइए ना। दर्द क्यों हो रहा है? नहीं, दर्द इसलिए हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। उत्तर प्रदेश के जनता की भलाई से इसको कुछ सारे लेना वोट देना की नहीं है, है। सारी हम वोट की उत्तर प्रदेश राजनीति है की डीपी जनता की लड़ाई के लिए लड़ डीपी रहे भाई, हैं। सारी वोट की इसलिए राजनीति दर्द हो रहा है, ऐसी वोट की वोट की राजनीति ना राजनीति कुछ कीजिए। नहीं है। अब ये वोट लोग की- माफिया को पाला पोसा, फिर अब उसकी पत्नी जो भागी भागी फिर रही है, अरे इतनी सही है तो आके वो सरेंडर कर देती कि नहीं चलो जी हम ठीक है, हम कोई गलत काम नहीं किया, हम सरेंडर करते हैं। काहे नहीं सरेंडर कर दे रही है? और जब उसको माफिया का संज्ञा दिया जा रहा है तो उसमें भी दर्द है आपको। अरे क्यों इन सब चीजों पे पढ़ने का? आप लोग के सामने इतने मुद्दे हैं, वो मुद्दे नहीं देख रहे हैं, आप लोग सीधे जा रहे हैं कि नहीं उसको माफिया क्यों कह दिया गया। अतीक को लेकर आप लोग घिर गए हैं, मुख्तार को लेकर घिरे हैं, शाइस्ता को लेकर घिर रहे हैं। सर ऐसे माफियाओं के बारे में क्यों बोलना है आप लोगों को? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो मैं इस खास पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए चैनल न्यूज़। नमस्कार।